हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और रेडॉक्स के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेडॉक्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर आने से पहले मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको रेडॉक्स पूरा अच्छे से रिपीट करना है। जब आप रेडॉक्स अच्छे से पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेडॉक्स के सभी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रो में यूज होंगे। तीसरी बात यह है कि रेडॉक्स में जो लास्ट का पोर्शन है, जैसे सेल का डिटेल जहां से आना शुरू हुआ था, जहां से हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, all the points including electrochemical series are included in class 12 syllabus also। तो अगर 11th और 12th को डिस्टिंग्विश करके बात करते हैं तो वैसे तो बायोमेंट्स इज फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट के लिए हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को ये डिस्टिंग्विश करना है कि अब जो हमारे +2 वाले बच्चे हैं, 11th वाले और 12th वाले, तो ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो इलेक्ट्रोड और इनसे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है ये सब क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि आपको रेडॉक्स पूरा अच्छे से स्टडी करने के बाद ही इलेक्ट्रो को स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा हम भी रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? जब किसी मेटल रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड और इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, जब किसी मेटल रॉड को उससे रिलेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस मेटल रॉड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। देन दिस मेटल रॉड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हाफ सेल भी कहते हैं। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ सेल। आधा सेल बन जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक रॉड है और इसको मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल के रखा है। तो क्योंकि सल्फेट का जो जिंक है, जिंक सल्फेट में जिंक का चार्ज कितना है? 2+, और मेटालिक जिंक का चार्ज कितना है? यहां पे जो रॉड वाला जिंक है उसका पोटेंशियल कितना है? 0। तो जहां पर रॉड और सॉल्यूशन एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, जहां पे रॉड और सॉल्यूशन एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो मेटल रॉड है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड हाफ सेल, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? हाफ सेल कहते हैं। अब बन गया हमारा आधा सेल। व्हेन दिस हाफ सेल इज कनेक्टेड विद अनदर पार्ट, अगर इसको हम इसके अनदर पार्ट से जोड़ दें, दैट इज कॉपर, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, यहां पे कॉपर 2+ और कॉपर मेटल 0 चार्ज पे है, और दोनों के बीच में, क्योंकि ये आपका डेनियल सेल का एग्जांपल है, तो दोनों के बीच में यू शेप का ग्लास ट्यूब होगा जिसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस यू शेप ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जो आयंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है और सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देता है, और इसके साथ साथ सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देगा और दोनों सॉल्यूशन के बीच आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। ठीक, और जब इन इलेक्ट्रोड्स को हम मेटल वायर के थ्रू जोड़ देते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू हो जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, आयंस का फ्लो जो होगा वो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्ट ब्रिज से आयंस मूव करके कॉपर की तरफ से जिंक की तरफ आते हैं और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, जिंक से कॉपर की तरफ होगा। तो यह है आपका गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल कहते हैं क्योंकि पहली बार इसका कॉन्सेप्ट जो है वो लुई गैल्वेनी ने दिया था, वोल्टा ने इसको मॉडिफाई किया था, इसलिए गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल कहते हैं इसको। ठीक है, और डेनियल ने कंस्ट्रक्ट किया, इसलिए डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, और यहां पे जो ओवरऑल सेल है जिंक कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ओके, तो दिस इज द सेल रिएक्शन। अब ये इस सेल का रिएक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो सिंगल लाइन होती है वो इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, और डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट करती है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात किया हमने, उससे रिलेट कर दिया हमने आपके गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल को। और गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल क्या होते हैं, वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर। अब इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए, इस सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, गैल्वेनिक सेल जो बनाया हमने, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ गैल्वेनिक सेल इक्वल टू ई ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड का फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड potential of anode is the formula for calculation of EMF of galvanic cell। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिखते हैं EMF इक्वल टू E right minus E left, E right minus E left। It means the cathode of the galvanic cell is always present at the right side। cathode हमेशा galvanic cell का कहां पर होता है, राइट साइड पर होता है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन भी डाला था हम लोगों ने, if the concentration of solution is 1 molar, यदि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलार है, if the concentration of solution is 1 molar then E equal to E naught, उस कंडीशन में E इक्वल टू E नॉट हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दैट टाइम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज द E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, E naught of anode। तो if the E naught of anode, तो if the concentration of solution is 1 molar, यदि विलयन की सांद्रता 1 मोलार होगी, यदि विलयन की सांद्रता 1 मोलार होगी, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के बराबर हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो दैट टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां पे E राइट माइनस E लेफ्ट, तो यहां पे हो जाएगा E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड हो जाएगा। अगेन E नॉट ऑफ राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। और क्या क्या बताया था मैंने इसके बारे में आपको, तो यहां पे मैंने एक बात आपको बताया था कि एक वर्किंग सेल का ईएमएफ ऑफ अ वर्किंग सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद सेल का ईएमएफ कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ईएमएफ ऑफ वर्किंग सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर सेल
काम करना है तो उसका ईएमएफ पॉजिटिव में आना चाहिए मैथमेटिकली, और अगर सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ रहा है तो वो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, बन तो सकता है लेकिन काम नहीं करेगा। जैसे देखिए नेचुरली हमको ये बात पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक का एनोड बनेगा और कॉपर का कैथोड बनेगा। ठीक है, नेचुरली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो एज सेम एज हमको ये बात पता है कि जो मोर रिएक्टिव है वो एनोड बनेगा और जो लेस रिएक्टिव है वो कैथोड बनेगा, और ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड का आंसर मैथमेटिकली पॉजिटिव में आना चाहिए, तभी वो सेल वर्क करेगा। अगर नेगेटिव आएगा, अगर आपने कैथोड एनोड पर अपोजिट मेटल्स को डाल दिया तो वो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, और डेनियल ने इसको फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किया था, इसलिए डेनियल सेल भी इसको कहते हैं। तो क्या काम करते हैं हम, इससे सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, इलेक्ट्रोड मेटल रॉड इमर्स्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, ओके, देन इट इज known as electrode because of potential difference, and that potential difference is called electrode potential, और उस potential difference को हम क्या कहते हैं, electrode potential कहते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको कहते हैं हम, when 1 atmospheric pressure in 1 molar H plus ion concentration solution, 1 atmospheric pressure and 1 molar H plus ion concentration solution, the platinum rod is immersed in this condition। ठीक है, जब प्लाटिनम की रॉड को, प्लाटिनम धातु की छड़ को एक वायुमंडलीय दाब पर, एक वायुमंडलीय दाब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोलर H प्लस आयन सांद्रता वाले बिलियन में रखा जाता है, तो बिलियन और इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं इसको। व्हेन at 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure, the platinum rod is immersed in 1 molar H plus ion concentration solution, then potential difference across the rod and solution is termed as standard electrode potential or standard hydrogen electrode, and that is 0.00 वोल्ट। और फिर वहां से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इन सभी चीजों को कंपेयर करके देखा। ठीक है ना, फिर हमने बात किया ब्रीफली अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिन मेटल्स के लिए ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू कम होता है, वो मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं और वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल्स के लिए इसका ऑपोजिट होता है, जितना E0 का वैल्यू ज्यादा होता है नॉन मेटल्स उतने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और उतने ही स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी वाले होते हैं। हर मेटल, हर मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, और हर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल भी अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। इट मींस आई वांट टू से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी केयरफुली रिवाइज द पोर्शन ऑफ द रेडॉक्स। अब हम बात करते हैं अगले पोर्शन पर। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू होगा वो चैप्टर, अलग से कोई नई बात नहीं आने वाली है। तो ई नॉट ईएमएफ के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, लेकिन ये तो बात हुई जब हमें एनोड और कैथोड दोनों का ईएमएफ पता था तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लीजिए एक पता है एक पता नहीं, हाफ सेल का अगर ईएमएफ निकालना है, हाफ सेल का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, आधे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तब हम यूज करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। NERNST, नर्स्ट इक्वेशन फॉर
calculation of electrode potential of half cell, calculation of electrode potential of half सेल, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। तो कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल depends on number 1 टेम्परेचर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस चीज पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। और नंबर 2 कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल, concentration of the material involved in the electrode reaction. Concentration of material involved in electrode reaction। तो उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। किस काम आता है? कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं और उस पे उसके एप्लीकेशन, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उन पे भी हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड बहुत ही केयरफुली इसको आपको समझना भी है, थोड़ा सा टिपिकल भी है, तो बहुत केयरफुली इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, द potential of electrode reaction, the potential of electrode reaction। जैसे हमने कहा रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, n प्लस n इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रही? बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। m plus ion in aqueous solution takes number of electrons, required number of electron to form solid metal डिपॉजिट होता है जब कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो इस ड्यूरेशन में जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दैट रिडक्शन पोटेंशियल इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो m इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ m प्लस टू m, मतलब रिडक्शन m प्लस टू m मेटल पे जा रहा है, E इक्वल टू ई एम प्लस टू m इक्वल टू ई नॉट m प्लस टू m, मतलब रिडक्शन। ओके, तो ये बात यहां पे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में साइन चेंज हो जाते हैं, साइन कन्वेंशन बदल जाती है, इसलिए बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, तो ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 2.303 RT बाय NF log of m अपॉन m प्लस, log of m अपॉन m प्लस। ठीक है, तो दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, ये है नर्स्ट इक्वेशन। ठीक, यहां पे अब आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो ये जो चीज है, जो एप्लीकेशन, जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं उनको ध्यान रखना है। E इक्वल टू ई नॉट फॉर रिडक्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन m प्लस, तो m की जगह आप ऐसा n ऑफ m प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2.303 RT बाय NF log ऑफ m सॉलिड अपॉन m
प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इक्वल टू लॉग ऑफ m सॉलिड अपॉन जो मेटल डिस्प्लेस हो रहा है बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ओके, तो यहां पे हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E नॉट से जिसको हमने लिखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो चुका है इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे हाइड्रोजन के लिए 0.00 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिथियम के लिए -3.005 वोल्ट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यूज भी याद करने की कोशिश करना है। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू कितनी 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल इज द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू कितनी है 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, और अगर कैलोरीज में चाहिए होगा तो 1.98 होता है। अप्रोक्सीमेटली हम 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कैलोरी में निकालना है, कहीं एनर्जी निकालना है और आंसर कैलोरीज में है तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2 हो जाएगी। 1.98 इज द वैल्यू, बट 2 भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। आगे के डाटा पे बात करेंगे, है ना। तो यहां पे R के बारे में तक हमने बात कर लिया। T इज द टेम्परेचर, T टेम्परेचर है, T इज द टेम्परेचर और 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन। तो देखो ये सब चीजें आपको रेडॉक्स से पता चलेगी, कभी बैलेंस करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए थे, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। F इज द फैराडे नंबर, फैराडे नंबर, F को क्या कहते हैं फैराडे नंबर कहते हैं। F इज द फैराडे नंबर 96500 coulombs, 96500 coulombs is the Faraday number. It is charge of 1 mole of electron, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को कहते हैं फैराडे संख्या। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फैराडे नंबर। तो F इज द फैराडे नंबर। तो N ले लिया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एंड F इज द फैराडे नंबर, इट्स वैल्यू इज 96500 coulombs। और अगर मान लीजिए कोई डिफरेंट वैल्यू देते हैं तो आप रख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो 96368 होता है, 96368, बट फैराडे ने उसको सम अप करके 96500 coulombs कर दिया था, है ना। अब बात करेंगे हम उसके बाद M सॉलिड बचा हमारे पास, M सॉलिड मेटल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड, है ना। दैट इज द concentration of metal deposit at electrode, मतलब रिडक्शन के बाद जो मेटल डिपॉजिट हुआ है वो है M, और M प्लस इज व्हाट, M प्लस तो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम लोग। M प्लस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, मोलर concentration of metal ion, molar concentration of metal ion in aqueous solution, molar concentration of metal ion in aqueous solution। जलीय विलयन में धातु आयनों की मोलार सांद्रता, जलीय विलयन में धातु आयनों की मोलार सांद्रता, इसको हम कहते हैं M प्लस। तो M प्लस इज द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सभी अब इसके जो रिक्वायर्ड मटेरियल थे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे, वो सब आपने लिख लिया है, क्या क्या चीजें
यहां से आपको पता चल गई है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंडीशंस क्या क्या एप्लीकेबल है, इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये फायदा है, तो उससे क्वेश्चंस करने में हमें आसानी भी रहेगी। ठीक है, तो अगली बात E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 बाय आर टी बाय NF log of m प्लस ऑफ बाय m। तो जो मेटल आयन सॉलिड स्टेट में है, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी यूनिट, उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिट। तो इन सॉलिड स्टेट the concentration of the concentration of metal is unity or unit, the concentration of metal is unit। तो now the new equation, अब अगला इक्वेशन क्या जाएगा, now the new equation is E equal to E naught, this is about the reduction, minus 2.3303 RT by NF log of 1 upon m plus ion equals concentration of 1 plus ion, molar concentration of metal ion in aqueous solution। okay, now अब देखो F 96500, R is the 8.31, T is the 25, तो ये तो सब कांस्टेंट है। तो जब इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो नाउ E इक्वल टू m प्लस बाय m, रिडक्शन इक्वल टू E नॉट m प्लस बाय m माइनस 0.059 बाय n, मतलब मैंने किस किस चीज की वैल्यू को पुट कर दिया यहां पे, R की वैल्यू आर टी था, ये आर टी है ना, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और फैराडे नंबर की वैल्यू को, फैराडे नंबर का जो वैल्यू था उसको हमने रख दिया है। अब ये आ गया 0.059 बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन, दैट इज लॉग ऑफ 1 अपॉन m प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये अब हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया है, एंड दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने डिफरेंट टाइप्स के कैलकुलेशन के लिए, है ना, डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन में हम इसको यूज करेंगे। ठीक, तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशन के बारे में कि वो किस किस काम में आ सकता है, किस किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। फॉर एन इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पर होने वाले हाफ सेल को कैलकुलेट कर पाते हैं हम यहां पे। फॉर एन इलेक्ट्रोड मतलब हाफ सेल, फॉर एन इलेक्ट्रोड करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, E हाफ सेल माइनस E हाफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ हाफ सेल माइनस 0.059 बाय n, 0.059 बाय n log of reduced state, log of reduced form by oxidized form। reduced form of, अगर दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है आयंस तो reduced form by, जैसे जिंक आयन और कॉपर आयन अगर दोनों प्रेजेंट हैं तब कैसे यूज करोगे, तो E हाफ सेल इक्वल टू E नॉट ऑफ हाफ सेल माइनस 0.059 बाय n log of then reduced form by oxidized form। reduced form का कंसंट्रेशन बाय
ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ओके, और रिड्यूस्ड फॉर्म बाय ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तब तक हमको फॉर्मूले ध्यान रखते हुए चलना है। तो ई हाफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ हाफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग बेस 10 ही रहता है, यहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म बाय ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। तो ये एक अगला फॉर्मूला आ गया हाफ सेल के लिए, हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का। ठीक है, अगली बात करते हैं फॉर डेनियल सेल। अगर हम यही बात डेनियल सेल के लिए करें, फॉर डेनियल सेल, डेनियल सेल, और अगर डेनियल सेल के लिए आप इसी बात को करोगे तो डेनियल सेल में क्या हुआ था, एट एनोड, एनोड के ऊपर व्हाट हैपेंस एट एनोड, जिंक solid, it's converted into zinc 2+ ion in aqueous solution। जिंक सॉलिड का कन्वर्जन कहां पे हुआ था, जिंक आयन में, एट एनोड। व्हाट हैपेंस एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या हुआ, कॉपर in aqueous solution takes 2 electron that from zinc 2 converted into copper solid, ये डिस्प्लेस हो गया था कॉपर सॉलिड, है ना। अब अगर नेट सेल रिएक्शन देखोगे तो क्या हुआ, नेट सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड कॉपर 2+ ion in aqueous solution is converted into zinc 2+ ion in aqueous solution plus copper solid displaced from the solution, copper solid is displaced from the solution। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल इक्वल टू ई सेल माइनस ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ हाफ सेल माइनस 2.303, तो माइनस आप 0.059 ही लिखो ना, माइनस 0.059 बाय एन कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। अगर डेनियल सेल होगा तो देयर इज चेंज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉपर रिडक्शन किसका हो रहा है, रिड्यूस्ड स्टेट किसका है, कॉपर सॉलिड का, कॉपर सॉलिड, तो कॉपर सॉलिड और ऑक्सीडाइज स्टेट और रिड्यूस स्टेट कॉपर सॉलिड का, कॉपर सॉलिड और कॉपर सॉलिड के साथ यहां पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन एक्वास बाय एक साइड का, और रिएक्टेंट में क्या है, जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ आयन एक्वास, इधर पे कॉपर +2 आयन रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड अपर साइड, रिएक्टेंट साइड लोअर साइड, तो जिंक सॉलिड बाय कॉपर 2+ एक्वास। ठीक, तो सॉलिड के कंसंट्रेशन को आप क्या करोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कंसीडर्ड टू बी यूनिट, सॉलिड के कंसंट्रेशन को हम यूनिट कर देते हैं। तो सॉलिड के कंसंट्रेशन को जब यहां से रिप्लेस करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रोड सेल निकालने का ई ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ क्या फॉर्मेट बच जाएगा, सॉलिड सॉलिड, ये 2 सॉलिड यूनिटी हो गए, तो जिंक 2+ आयन एक्वस अपॉन व्हाट, कॉपर 2+ आयन एक्वस, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ आयन। तो ये डेनियल सेल का फाइनल इक्वेशन आ गया। दिस इज टेकन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिया मैंने इसको, फिर उसके बाद जो सॉलिड थे उनके कंसंट्रेशन को रिप्लेस कर दिया, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज यूनिटी। तो फॉर द फाइनल इक्वेशन फॉर द डेनियल सेल, तो डेनियल सेल के लिए फाइनल इक्वेशन, और एन की वैल्यू भी आपको पता है, यहां पे फिक्स है, एन की वैल्यू आपको यहां पे कितना रखना है, 2 रखना है, बिकॉज देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इन द डेनियल सेल। डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो E इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय 2 log of concentration of zinc +2 ion by concentration of copper 2+ ion for the डेनियल सेल। तो ये डेनियल सेल के लिए इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है।
तो अब बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ। नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ कांस्टेंट Q के लिए और कांस्टेंट Kc के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ चल रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ, नर्स्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ। तो देखो, अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B is give some product स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। तो इस रिएक्शन को अगर हमको लॉ ऑफ मास एक्शन से इस कॉन्सेंट्रेशन को लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जितनी चीजें उसके प्रोडक्ट में है वो सब कहां चली जाएगी? पावर में चली जाएगी। तो हाउ टू एक्सप्रेस? E इक्वल टू ई नॉट माइनस माइनस 2.303 RT बाय NF log of concentration of capital C to the power small c to capital D to the power small d। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन जिसको गुल्डबर्ग और वागे ने दिया था। अब देखिए, ये सब 11th क्लास का पोर्शन है और अब इक्विलिब्रियम का लॉ भी यहां आ गया और इक्विलिब्रियम हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं कुछ चीजें ऐसी आ जाएगी, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अब चूंकि ये 12th का पोर्शन है तो नेचुरली 11th के पोर्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं है तो ये ध्यान रखेंगे कैसे लिखते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और जितनी चीजें उसके साथ मल्टीपल में होगी सब कहां चली जाएगी? पावर्स में चली जाएगी। तो एक्टिव मास ऑफ सी कैपिटल C टू द पावर स्मॉल c, क्योंकि वो उसके साथ प्रोडक्ट में है, इनटू कैपिटल D टू द पावर स्मॉल d बाय कैपिटल A टू द पावर स्मॉल a इनटू कैपिटल B टू द पावर स्मॉल b। और जब तक ये रेशो फिक्स नहीं होता, जब तक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर नहीं आती है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड QC। इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? QC कहते हैं। तो नाउ E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF 0.059 बाय N भी लिख सकते हैं ना, 0.059 बाय N भी लिख सकते हैं। 2.303 RT बाय NF log QC, ओके। तो जब ये कंसंट्रेशन जब तक इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है तब तक हम इसको QC लिखते हैं, ठीक है। तो QC क्वोशिएंट है ना, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, QC इज कॉल्ड कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, सांद्रता स्थिरांक, कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, सांद्रता स्थिरांक कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम, और जब अभिक्रिया साम्यावस्था पर पहुंच जाती है, एट इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? when the rate of it is the condition of the reversible reaction at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, और द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो QC इज द कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, है ना, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तब तक। एट इक्विलिब्रियम QC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, concentration constant is equal to Kc, concentration constant is equal to Kc, and the Kc is called equilibrium constant at constant concentration, equilibrium constant at constant concentration। तो देखिए ये सब चीजें बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान रखना है। तो एट दैट कंडीशन क्या हो जाएगा? एट दैट कंडीशन E इक्वल टू ई नॉट माइनस
2.303 RT बाय NF log Kc। ये किस कंडीशन पर? जब रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी, एट केमिकल इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन साम्यावस्था पर होगी तब Kc की वैल्यू E को Qc को रिप्लेस कर देंगे हम, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे, सांद्रता स्थिरांक को साम्यावस्था स्थिरांक से रिप्लेस कर देंगे। Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। Kc इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? तो Qc is replaced by Kc at equilibrium। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर आपको और क्या क्या बातें अब ध्यान रखना है उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। एट केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम साम्यावस्था पर, एट केमिकल इक्विलिब्रियम delta G, this is called free energy change, delta G is 0, delta G is 0 and electrode potential E is also 0, तो delta Z 0 and E is also 0 at equilibrium। at equilibrium, equilibrium की स्थिति पे delta G जो फ्री एनर्जी चेंज इलेक्ट्रिकल वर्क को शो करता है, सेल होगा तो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो वो 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। तो E इक्वल टू ई नॉट। अब आपके पास बचा क्या? E नॉट, E इक्वल टू ई नॉट। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 RT, 2.303 RT बाय NF, RT बाय NF, RT बाय NF log Kc, log Kc। देखिए इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आया तो E 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में E नॉट की जो वैल्यू होगी 2.303 RT log Kc हो जाएगा। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? E नॉट इक्वल टू 0.059 बाय N log Kc, 0.059 बाय N log Kc, 0.059 बाय N log Kc। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 0.059 N वैल्यू रख दिया 2.303 और RT बाय F की वैल्यू रख दिया N, तो N बचा हुआ है अभी, तो दिस इज 0.059 बाय N log Kc। तो log Kc की जो वैल्यू है ऐसे भी निकाल सकते हो आप, log Kc इक्वल टू N E नॉट ऑफ सेल, E नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए बाय 0.059 बाय 0.059। तो log Kc की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे इनवर्स एंटी लॉग की भी जरूरत पड़ेगी। तो मतलब लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज के बारे में भी हमको यहाँ पे बात करना पड़ेगा, तभी जाके इस पे क्वेश्चंस बन पाएंगे फाइनली। ओके, तो दिस इज अबाउट द log Kc इक्वल टू N इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंटू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय 0.059 बाय 0.059। ओके, और मैक्सिमम वर्क तो देखो E इक्वल टू 0 हो गया, क्या कंडीशन आ गई थी यहां पे इक्विलिब्रियम पर? del G इक्वल टू 0 एट केमिकल इक्विलिब्रियम, एट केमिकल इक्विलिब्रियम del G इक्वल टू 0 और E इक्वल टू ऑल्सो 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 और फ्री एनर्जी का चेंज 0। लेकिन डेल्टा G स्टैंडर्ड और डेल्टा E की वैल्यू 0 नहीं थी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज नॉट 0। तो सेल के लिए डेल्टा G स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log Kc, -2.303 RT log Kc।
ठीक है। और यहां पे R की वैल्यू 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल और अप्रोक्सीमेट 1.98 या 2 जूल्स पर केल्विन पर मोल। कैलोरीज पर केल्विन पर मोल हो जाएगी, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -2.303 RT log Kc हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर फ्री एनर्जी चेंज 0 और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 0, लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसा एक इक्वेशन मैं लिख सकता हूं यहां पे। तो एक और बात कर लेते हैं। तो ये फ्री मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला है डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -NFE स्टैंडर्ड फॉर सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन के लिए डेल जी स्टैंडर्ड इक्वल टू -NFE standard, NFE standard, where E is the electron change, F is the Farad number, and E standard is the standard electrode potential. Okay, so this is the some important topics related with the Nernst equation. अब Nernst equation को कैसे जोड़ेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, फिर लॉग, एंटी लॉग, इन सब टॉपिक पर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। देखिए कुछ चीजें यहाँ पे 11th के पोर्शन से आई हुई है, तो अगर वो डाउट क्रिएट करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आप उसको वहां से एक बार पढ़ें थोड़ा सा, और अगर हो सके तो इन इक्वेशंस को आप याद करके रखें। जब हम लोग 11th वाले पोर्शन, अगर आपको क्लियर नहीं है 11th का पोर्शन, तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि जैसे जी है फ्री एनर्जी चेंज, तो थर्मोडायनामिक्स, अब अगर थर्मोडायनामिक्स आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वैल्यूज है ना। तो उन वैल्यूज को अभी हमको याद करके रखना है, उनका टेंशन नहीं क्रिएट करना है अपने लिए, है ना, क्योंकि टेंशन क्रिएट करेंगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, और वो प्रॉब्लम हमें नहीं सोचना है। हमें सोचना है ठीक है, ये चीज यहां से G इज द फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा G इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इक्विलिब्रियम पर ये कंडीशन आई। कई बार नहीं हो पाती ये चीजें, और अगर नहीं हुई है तो उसका टेंशन नहीं लेना है, उसको यहां से अच्छे से करने की कोशिश करना है। जब हम इक्विलिब्रियम पर आएंगे या जब हम थर्मोडायनामिक्स पर पहुंचेंगे तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी, लेकिन अभी भी वो क्लियर है, आपको ऐसा दिमाग में फीड करके रखना है। ओके, थैंक यू।